run the security for World Wrestling, and one of our wrestlers that lives down there is missing, and he told me to say we need a welfare check done. And what's his name? Chris Benoit. Shock today, former champion Chris Benoit found dead in his Atlanta home along with his wife and young son. Police double murder-suicide. Chris Benoit's Georgia home. Cops saying in a press conference just a couple of hours ago that they found the wrestler hanging by a pulley. Chris Benoit, the crippler Rabid Wolverine, often regarded as one of the greatest professional wrestler. His technical skills were top-notch, but one tragedy changed everything. Even the wise man Paul Heyman stated this in an interview, that as a performer, he is amongst the 5 greatest wrestlers he has ever seen. As a talent, he was remarkable. But he also said that as a human being, I don't care about any CT or whatever. On that day, 3 people died. 2 didn't have choice but 1 had. तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पे। और आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा डार्क हो सकती है क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि कई लोगों के साथ वो ज्यादा सूट नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी डार्क चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस ट्रेजेडी के अंदर इतनी हॉरिफिक चीजें हैं जिनको सुन करके आप लोगों को भी इतनी हैरानी हो जाएगी कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है और कोई इंसान अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साल 2007 में हुई क्रिस बेनवा की ट्रेजेडी के बारे में। इस चीज से रिलेटेड मुझे कमेंट आया था कि मुझे क्रिस बेनवा के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, और किसी भाई ने मेरी पिछले वाली जो टॉप 10 वीडियो थी उसमें इस चीज के बारे में कमेंट करा था। बट सीरियसली यार, जो ये टॉपिक है इस चीज के ऊपर बात करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब मैंने इस चीज के बारे में रिसर्च करा और अच्छे से इस वीडियो के लिए, तब मेरा खुद का दिमाग इतना खराब हो गया था, क्योंकि डिटेल्स में जब मैंने और बातों को देखा तब मैं खुद हैरान हो गया था कि एक बंदा आखिर इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है और ऐसे टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो इस चीज के बारे में। और चैनल पे अप टू डेट रहने के लिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। My wife and my children will not be watching Raw because I am going to do something that is unthinkable. 25 जून 2007 पूरी प्रो रेसलिंग की दुनिया का सबसे डार्केस्ट डे। इस दिन इस बात की अनाउंसमेंट हुई थी कि क्रिस बेनवा और उनकी फैमिली की डेड बॉडीज उनके घर से बरामद हुई है। अब आप लोगों को सुनकर लगेगा कि कोई ये इतना बड़ा केस तो है नहीं, किसी रेसलर की डेड बॉडी और वो भी उनके घर से बरामद होना, बट ये केस एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा था। न्यूज में चारों ओर कंफ्यूजन फैली हुई थी, डर का माहौल था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में ये हुआ क्या है, क्योंकि क्रिस बेनवा पूरी प्रो रेसलिंग के अंदर, इस बिजनेस के अंदर इतने रिस्पेक्टेड बंदे थे, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर थे। और ये सोचना कि एक इतना हम्बल इंसान, इतना हार्ड वर्किंग बंदा, और वही रिस्पॉन्सिबल है इन 3 डेथ्स के पीछे। और जब ये बात बाहर निकल कर आई तो सभी के सभी लोग शॉक हो गए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। इस ट्रेजेडी ने पूरी प्रो रेसलिंग को नियरली डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी। और इस बात को यार 18 साल हो चुके हैं, बट आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी को भी नहीं मिल पाया। Wrestling has consumed my life. Wrestling is my mistress. It's my passion. So it defines a lot of who I am as a person. मई 21, 1967 इस दिन क्रिस बेनवा का जन्म हुआ था। क्रिस बेनवा बचपन से बहुत ज्यादा हम्बल थे और उनका प्रो रेसलिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा प्यार रहता था। वो बचपन से ही डायनामाइट किड और ब्रेट हार्ट को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते थे, और यहाँ तक कि 12 साल की उम्र में ही वो अपनी प्रो रेसलिंग ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। वो हार्ट फैमिली के डंजन के अंदर अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं और वहीं से वो प्रो रेसलर बन के बाहर निकलते हैं। वो अपनी स्किल के अंदर इतने ज्यादा माहिर थे कि उन्होंने डायनामाइट किड और ब्रेट हार्ट के लेवल को भी अचीव कर लिया था। एक और बात, क्रिस बेनवा ने ब्रेट हार्ट के शार्प शूटर वाले इस फिनिशर को भी अडॉप्ट कर लिया था। क्रिस बेनवा अपनी इस चीज के अंदर इतने ज्यादा कमाल के थे कि वो अपनी हर एक चीज में परफेक्शन देखा करते थे, और यही परफेक्शन उनका पागलपन बन जाता है। क्रिस जेरिको ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे ये जो उनका परफेक्शन है ये उनका पागलपन था, और कई बार तो उनको लगता था कि उनका दिमाग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उन्होंने बताया कैसे उनका जापान के अंदर क्रिस बेनवा के साथ मैच हुआ था। मैच के अंदर एक मूव उनसे गलती से बॉच हो जाती है, जिसकी सजा क्रिस बेनवा अपने आप को देते हैं। बैक स्टेज में जाकर वो 500 स्क्वाट्स लगाते हैं। और जब क्रिस बेनवा से सवाल क्रिस जेरिको ने पूछा कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तो क्रिस बेनवा ने कहा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, कोई रूकी रेसलर होता है वो ऐसी गलतियां करता है, मेरे से आखिर ये गलती कैसे हो गई, मैं इतना प्रोफेशनल हूं। तो इसी के कारण वो अपने आप को इतनी बड़ी सजा देते हैं। कुछ रिपोर्ट से तो यार ये चीज भी बताई जाती है कि क्रिस बेनवा को अपने मैचेस के अंदर मजे नहीं आते थे जब तक उनके सर पे कोई चोट ना लगे। तो इस चीज से यार आप लोग समझ सकते हो कि क्रिस बेनवा का माइंड किस लेवल तक पहुंच चुका था और उनकी क्या थिंकिंग रहती थी। अब इसके बावजूद
बावजूद क्रिस बेनवा एक टेक्निकल मास्टरपीस थे, बट साइज और कैरिज्मा वो बहुत ज्यादा लैक करते थे। पर इसके बावजूद भी वो वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं और यहाँ तक कि वो रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट करते हैं। अब चाहे कुछ भी हो, बट क्रिस बेनवा ने अपने WWE करियर के अंदर बहुत सारी बड़ी चीजें अचीव कर ली थी। अब ये जो ट्रेजेडी है इसकी शुरुआत WCW के टाइम से हुई थी। अब WCW के टाइम पर नैन्सी बेनवा, जो कि नैन्सी सलीवन के नाम से थी, वो एज अ मैनेजर वर्क करा करती थी। आप लोग ये भी कह सकते हो कि वो पूरी प्रो रेसलिंग की फर्स्ट डिवाज में से एक है। अब वो उस टाइम पर एक हील थी और वो केविन सलीवन की मैनेजर का रोल प्ले करा करती थी। अब कुछ टाइम बाद WCW के बुकर केविन सलीवन बन जाते हैं और वो नैन्सी को क्रिस बेनवा के साथ एक लव अफेयर वाली स्टोरी लाइन में डालते हैं और उनकी फिर फ्यूड होती है केविन सलीवन के साथ। और जैसे भाई ये स्टोरी खत्म होती है, क्रिस बेनवा और नैन्सी सलीवन को रियल लाइफ में भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद फिर साल 2000 के अंदर ये दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों को एक बेटा भी होता है जिसका नाम था डैनियल बेनवा। और किसी को ना पता हो तो नैन्सी बेनवा क्रिस बेनवा की सेकंड वाइफ थी। इससे पहले भी क्रिस बेनवा की जो वाइफ थी उनसे क्रिस बेनवा को 2 बच्चे थे, जिनमें से एक तो लड़की थी जिसका नाम है मैगन बेनवा और एक है लड़के जिनका नाम है डेविड बेनवा। और ये दोनों के दोनों अभी भी जिंदा है। Eddie Guerrero is my best friend. He was such a beautiful person, such a kind-hearted person. I couldn't find the words. Words couldn't describe. I've known Eddie for just about 15 years. Spent a good portion of them 15 years with him. We've laughed together, cried together. He was the one friend that I had and pour my heart out to if I was going through something. Knowing that I love you, I miss you. अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, बट साल 2005 के टाइम पर हर चीज बदल जाती है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एडी गुerrero की डेथ हो जाती है। एडी गुerrero को पूरे प्रो रेसलिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा प्यार करा जाता था और क्रिस बेनवा के साथ उनका एक स्पेशल बॉन्ड था। वो फ्रेंड्स कम, वो भाई ज्यादा थे एक दूसरे के साथ। वो इतने क्लोज थे एक दूसरे के। क्रिस बेनवा को उनकी डेथ का बहुत ज्यादा असर हुआ था। वो एडी गुerrero को हर दिन मिस करा करते थे और यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में ये भी बताने कि क्रिस बेनवा ये कहा करते थे कि एडी गुerrero से उनकी डेली बात होती है। आप लोग यार ये बात खुद समझ कर देखो, एक बंदा जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, एडी गुerrero इस दुनिया में है नहीं, तो क्रिस बेनवा की उनसे बात कैसे होती है। ये बताया जाता है कि एडी गुerrero की डेथ के बाद क्रिस बेनवा ने एक डायरी लिखना चालू कर दिया था जहां पर ये बताते थे कि आखिर एडी गुerrero के जाने के बाद उन्हें कैसा फील होता है और एडी के बिना उन्हें कैसा लग रहा है इस दुनिया के अंदर। अब एडी गुerrero की जो डेथ हुई थी वो हार्ट फेलियर के कारण हुई थी, जो कि लंबे समय तक स्टेरॉइड अब्यूज करने के कारण हुई थी। एडी गुerrero की जो स्टार्टिंग फिजिक थी अगर किसी ने देखी है और अपने WWE करियर में जो उनकी लास्ट टाइम में जो उनकी फिजिक थी, आप लोग अंतर आराम से ही देख सकते हो कि कितना ज्यादा उनकी फिजिक डेवलप कर गई थी इतने ज्यादा लंबे समय तक स्टेरॉइड्स का अब्यूज करने से। अब क्रिस बेनवा की इस डेथ से रिलेटेड कई सारे फैक्टर्स बताए जाते हैं, जैसे कि ब्रेन डैमेज। अपने पूरे प्रो रेसलिंग करियर के अंदर क्रिस बेनवा ने बहुत सारी हेड बम्प्स लिए हैं और वो बेसिकली हर मैच के अंदर हेड बम्प्स नहीं तो सर के ऊपर चेयर शॉट्स लिया करते थे और इतने अपने लंबे समय तक उन्होंने अपने सर के ऊपर इतना ज्यादा डैमेज ले लिया था। डॉक्टर्स ने इस चीज के ऊपर रिसर्च करी थी तो उनका बताना था कि कैसे यही सेम चीज NFL और बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स के अंदर भी होती है। ये बताया जाता है कि कैसे लंबे समय तक सर के ऊपर चोट लेने से CTE नाम की एक बीमारी होती है जिसको क्रॉनिक ट्रोमेटिक एंसेफेलोपैथी कहा जाता है। अब इस बीमारी के पता लगने के बाद कई सारे स्पोर्ट्स ने इस चीज के बारे में केयर करना चालू कर दिया था। एक और फैक्टर जो कि क्रिस बेनवा की डेथ से बताया जाता है वो है स्टेरॉइड अब्यूज। अब WWE शुरुआत में विंस मैकमैन के टाइम पर बड़ी फिजिक वाले रेसलर्स को प्रेफर करा जाता था। क्रिस बेनवा को पता था कि WWE की मार्केट में अगर उन्हें छाना है ना तो उन्हें भी वो बड़ी फिजिक बनानी पड़ेगी। इसी के कारण वो लंबे समय तक स्टेरॉइड अब्यूज करा करते थे। अब स्टेरॉइड से क्या होता है कि भाई मसल मास है वो बहुत ही जल्दी गेन हो जाता है, बट उसके लॉन्ग टर्म डैमेजेस होते हैं। अब रिपोर्ट से ये बताया जाता है कि कैसे लंबे समय तक स्टेरॉइड्स का यूज करने से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, जेलेसी फील करने लग जाता है, गलत चीजों में बिलीव करने लग जाता है, मूड स्विंग्स, और जो लास्ट स्टेज होती है इसकी वो होती है रॉइड रेज, जिसके अंदर बंदा बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और बात बात पे गुस्सेल हो जाता है। अब इस ट्रेजेडी से पहले नैन्सी बेनवा के कई टेक्स्ट मैसेजेस से ये बात रिवील हुई थी कि कैसे उन्हें मूड स्विंग्स नाम की बीमारी थी और वो बहुत ही जल्दी वायलेंट हो जाते थे। अब साल 2003 के टाइम पर नैन्सी बेनवा ने डाइवोर्स फाइल करा था क्रिस बेनवा के अगेंस्ट में। अब इससे रिलेटेड यार कुछ स्पेसिफाइड नहीं बताया जाता कि एक्चुअली में उन्होंने डाइवोर्स फाइल क्यों करा था। कुछ जगह बताया जाता है कि क्रिस बेनवा की डोमेस्टिक वायलेंस के कारण नहीं तो दूसरा बताया जाता है कि क्रिस बेनवा का WWE के अंदर अफेयर चल रहा था, बट इसमें भाई कोई भी चीज क्लियर नहीं बताई गई है। अब जैसा कि हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर बात कर रहे थे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म डैमेजेस
देते हैं और साथ ही साथ वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि एनलार्ज हार्ट। जब बंदा होता है उसका जो दिल का साइज होता है वो नॉर्मल बंदे से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, लीवर डैमेज और यहाँ तक कि हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब देखो, जो प्रो रेसलर्स होते हैं वो पूरे साल में 300 दिन रेसल करते हैं, तो अपनी बॉडी को हील करने के लिए वो इन ड्रग्स की हेल्प लेते हैं, बट वो इस बात को नहीं जानते कि इनका असर उनकी बॉडी पर क्या पड़ता है जब वो इतने लंबे समय तक इन्हीं ड्रग्स को यूज करते हैं। अब क्रिस बेनवा रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए थे और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग बंदे हो गए थे। उनको बात बात पर बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था। इस ट्रेजेडी के टाइम पर क्रिस बेनवा सारी हेडलाइंस के अंदर थे। अब ये ट्रेजेडी का टाइम था, इसी टाइम पर क्रिस बेनवा WWE की ECW ब्रांड के अंदर वर्क करा करते थे। जून 19 को ECW के शो के अंदर एक नंबर 1 कंटेंडेटर मैच होता है, जहां पर क्रिस बेनवा का एलाइजा बर्ग के साथ मैच होता है और इस मैच के अंदर क्रिस बेनवा जीत जाते हैं। जिसके बाद फिर उनका वेंजेंस पेपर व्यू के अंदर CM पंक के साथ मैच होने वाला था, जो कि वैकेंट ECW चैंपियनशिप के लिए था और यहाँ तक कि क्रिस बेनवा उस चैंपियनशिप को भी जीतने वाले थे। अपने करियर की वो एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप को कैप्चर करने वाले थे। बट इसके बाद अब सब चीजें बदल जाती हैं। क्रिस बेनवा हर एक हाउस शो को मिस कर देते हैं। ये इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है क्योंकि क्रिस बेनवा प्रो रेसलिंग को इतना ज्यादा बड़ा मानते हैं, मतलब उस चीज को वो पूजते हैं, उनको इतना ज्यादा सेक्रेट चीज मानते हैं वो रेसलिंग को। वो बंदा किसी भी शो को कभी मिस नहीं करता और एक ऐसा बंदा कभी किसी शो को मिस कर दे तो कितनी हैरानी की बात होती है। This is Benoit again. It's about 5 to 2 in the afternoon. So I'm bullshit with you, man. Find out what happened. I heard I was talking to one of production crew guys on the flight home into Atlanta. He said you kind of got shafted over, and that really fucking sucks. But you know, if there's anything I can do at all, man, please give me a call and let me know. And you know, fucking, you know, nothing. They might have the gate code, but they now they're saying that there was 2 text messages and they were both at like 3:30, 4 o'clock in the morning. One from his phone and one from his wife Nancy's phone. Okay. And they went to the same wrestler who doesn't even live anywhere near them. Right. Basically said, "This is the house number. The dogs are in the backyard. The patio door's unlocked," and that was it. Hey Chris, Johnny, give me a call when you get a chance, okay? Bye-bye. अब फिर आती है जून 22, 2007 वाला दिन। ये फ्राइडे का दिन था। क्रिस बेनवा ने इस दिन अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था। ये उनके जॉर्जिया वाले घर की बात है। पुलिस रिपोर्ट से बात बताई गई है कि नैन्सी बेनवा को क्रिस बेनवा ने रस्सियों से और डक्ट टेप से बांध दिया था और एक वायर का यूज करके उन्हें चौक कर दिया था और उनका मर्डर करने के बाद उन्होंने उनकी बॉडी को एक ब्लैंकेट में रैप कर दिया था और उनकी बॉडी के पास में एक बाइबल छोड़ दी थी। टॉक्सिकोलॉजिस्ट्स का ये बताना है कि उनकी बॉडी के अंदर अल्कोहल भी थी, बट क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो गई थी तो कितने मात्रा में उनकी बॉडी के अंदर ड्रग्स थे और अल्कोहल थी ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर इसके बाद जून 23, 2007 वाले दिन क्रिस बेनवा ने अपने सबसे छोटे बेटे का मर्डर कर दिया था, जो कि थे डैनियल बेनवा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि क्रिस बेनवा के डैनियल बेनवा के अलावा भी 2 बच्चे हैं, बट वो इस टाइम पर कनाडा के अंदर थे और क्रिस बेनवा इस टाइम पर जॉर्जिया के अंदर थे और डैनियल और नैन्सी बेनवा भी उनके साथ रहते थे। अब डैनियल बेनवा की डेथ भी सेम नैन्सी बेनवा की तरह होती है, जो कि दम घुटने के कारण होती है। क्रिस बेनवा ने अपने बेटे का मर्डर कर दिया था और उसके बाद उनकी बॉडी के पास में एक बाइबल छोड़ दी थी। अब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह से बताया जाता है कि उनके थ्रोट के अराउंड इंटरनल इंजरीज थी, बट बाहर से कोई भी ब्रूजेस वगैरह नहीं दिख रहे थे। और साथ ही साथ ये भी बात बताई गई थी रिपोर्ट्स में कि उनकी बॉडी के अंदर कई सारे ड्रग्स भी पाए गए थे और उनके डेथ के टाइम पर वो अनकॉन्शियस थे। अब सबसे ज्यादा डार्केस्ट चीज तो ये बताई जाती है कि क्रिस बेनवा को उनके बेटे बहुत ही छोटे साइज के लगते थे। उनको लगता था कि उनकी उम्र के बच्चे इतने छोटे साइज के नहीं होते हैं, तो इसलिए वो अपने बेटे को भी स्टेरॉइड्स देते थे ताकि उनके बेटे भी ऐसे बड़े साइज के बने। मतलब आप लोग क्रिस बेनवा की मेंटेलिटी को देखो कि आखिर उनका दिमाग किस हद तक पहुंच चुका था कि वो रेसलिंग के अंदर खुद तो जैसे थे ही, बट वो अपने बेटे को भी उसी उम्र से ऐसे बनाना चाह रहे थे। अब फिर हम जून 23, 2007 वाले दिन पर ही हैं। ये शनिवार का दिन था। अब फिर दोपहर के 3 बजे क्रिस बेनवा अपने फ्रेंड चावो गुरेरो को कॉल करते हैं, जिसके बाद वो उनके पास एक वॉइस मेल छोड़ देते हैं और वो बताते हैं कि कैसे उनकी जो वाइफ है और उनके बेटे को फूड पॉइजनिंग हो रखी है, जिसके कारण वो खून की उल्टियां कर रहे हैं। और जिस तरीके की वॉइस क्रिस बेनवा की इन वॉइस मेल्स के अंदर थी, चावो गुरेरो को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर 12 मिनट के बाद ही चावो गुरेरो क्रिस बेनवा के पास कॉल करते हैं, बट क्रिस बेनवा का कोई भी आंसर नहीं आता है, जिसके बाद वो उनके पास एक वॉइस मेल भी भेज देते हैं। Hey Chris, Johnny, give me a call when you get a chance, okay? Bye-bye.
जिसके बाद वो उनके पास एक वॉइस मेल भेज देते हैं कि वो उन्हें कॉल बैक जरूर करें। फिर 3:44 पे ही क्रिस बेनवा चाओ गुरेरो के पास कॉल बैक करते हैं, जहां उन्हें बताते कि आखिर उन्होंने उनका फोन क्यों नहीं उठाया था। वो बताते कि कैसे उन्होंने अपनी फ्लाइट को चेंज कर लिया है और आज का दिन उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा था क्योंकि नैन्सी की और डैनियल की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। जिसके रिप्लाई में चाओ गुरेरो कहते कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मेरे पास कभी भी कॉल कर सकते हो। और कॉल के एंड में क्रिस बेनवा चाओ गुरेरो से कहते हैं आई लव यू, जिसके फिर रिप्लाई में चाओ गुरेरो भी उन्हें सेम चीज कहते हैं। और यही सेम बात क्रिस बेनवा अपने अदर कोवर्कर्स के आगे बताते हैं। अब जून 24, 2007 वाले दिन, जो कि संडे का दिन था, क्रिस बेनवा 5 टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं अपने कोवर्कर्स के पास और इनकी टाइमिंग कुछ ऐसे थी जो कि थी 3:51 से 3:58 के बीच में। और ये बात हो रही है भाई सुबह के 3 बजे की, मतलब रात का टाइम हो रखा था। क्रिस बेनवा अपने और नैन्सी बेनवा के सेल फोन से ये मैसेजेस भेजते हैं और इन्हीं में से एक टेक्स्ट मैसेज तो इतना ज्यादा क्रीपी था, जहां पर क्रिस बेनवा बताते कि उनका फैमिली डॉग पूल एरिया के पास है और गराज साइड का जो डोर है वो खुला हुआ है। अब चाओ गुरेरो और रेफरी स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग ही वो बंदे थे जिनको क्रिस बेनवा के मैसेजेस मिले थे। अब चाओ गुरेरो का इस टाइम पर ये बताना था कि उनको क्रिस बेनवा का मैसेज आया था, बट उन्होंने उनके इस मैसेज को देखा नहीं क्योंकि वो सो रखे थे और उनको लगा कि अगले दिन सुबह 8 बजे उन्हें एयरपोर्ट पे तो मिलना ही है, तो वो उनसे जब ही मिलकर बात कर लेंगे और इस चीज के बारे में उनसे पूछ लेंगे। अब सुबह की बात है, क्रिस बेनवा WWE के टैलेंट रिलेशन के पास कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे डैनियल और नैन्सी बेनवा हॉस्पिटल के अंदर हैं और वो ये बताते हैं कि कैसे वो अब बाद की फ्लाइट लेकर ही WWE में पहुंच पाएंगे, जहां पर उनका मैच CM पंक के साथ होने वाला था। बट एक्चुअली में क्रिस बेनवा उस शो के अंदर कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। For personal reasons, Chris Benoit is not here tonight at Vengeance Night of Champions. अब फिर इन्हीं सभी मैसेजेस और कॉल के बाद क्रिस बेनवा अपनी जिम में जाते हैं और जो वेट कॉर्ड मशीन होती है उसके ऊपर लटक कर सुसाइड कर लेते हैं। अब चाओ गुरेरो और रेफरी स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग अपने जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं वो WWE के टैलेंट रिलेशंस के हेड वाइस प्रेसिडेंट जो कि थे जॉन लॉरेनाइटिस उनको दिखाते हैं, जिसके बाद WWE फिर जॉर्जिया के पास की जो पुलिस डिपार्टमेंट थी उनके पास कॉल करती है और इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करती है। अराउंड 4:15 का टाइम था, शाम का था। WWE के पास कॉल आती है और पता चलता है कि कैसे क्रिस बेनवा के घर से 3 डेड बॉडीज बरामद हुई है, जिनमें से एक थे क्रिस बेनवा और थे उनके बेटे और उनकी वाइफ। अब इसी के 24 घंटे बाद WWE का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था जिसको WWE कैंसिल कर देती है। WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy, and their son Daniel are dead. We should celebrate the life of Chris Benoit. He was a good man. To call him my friend, and even though I'll never get to wrestle him, he taught me a lot. Almost broke my heart as much as finding Eddie. You're man. And I feel for you, and I feel for your family. Chris will be missed by all wrestling fans all over the world. Because you earned it. I love you, my friend. और WWE फिर क्रिस बेनवा को ट्राइब्यूट देती है, जहां पर अदर रेसलर्स एक इंटरव्यू टाइप में प्रोमो होता है, वहां पर बताते हैं, वहां पर वो सभी के सभी रो रहे होते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या। सभी क्रिस बेनवा से रिलेटेड अपनी अपनी मेमोरी शेयर करते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चल रही थी, तब इसी के 24 घंटे बाद ये पता चलता है कि इन सभी चीजों के पीछे जो हाथ था वो क्रिस बेनवा का था। फिर इसी के नेक्स्ट शो पर WWE प्रोग्रामिंग पर विंस मैकमैन, जो कि आज तक कभी भी ऐसा रूप नहीं दिखाते अपना, वो आकर के बोलते हैं कि हम सभी को पता लग गया है कि जो ट्रेजेडी हुई थी 24 घंटे पहले उसके अंदर क्या हुआ था और आखिर उसमें किसका हाथ था। इसलिए इस शो के अंदर अब के बाद से कभी भी क्रिस बेनवा का नाम नहीं लिया जाएगा। Later, the facts of this horrific tragedy are now apparent. Therefore, other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name tonight. ये चीज इतनी ज्यादा शॉकिंग थी, विंस मैकमैन को आज तक किसी ने भी ऐसे रूप में नहीं देखा था। विंस मैकमैन इस टाइम पर एक स्टोरी लाइन के अंदर थे जहां पर उनका मर्डर कर दिया गया था, बट ये चीज इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी कि विंस मैकमैन को स्टोरी लाइन से बाहर आना पड़ गया था। अब क्रिस बेनवा को रिमूव करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि WWE किसी भी एक ऐसे कंट्रोवर्शियल बंदे के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती है जिसका ऐसा पास्ट हो। WWE कभी भी ऐसे बंदे के साथ नाम नहीं जोड़ती है। रिसेंटली हमने ये सेम चीज ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन के साथ भी देखी थी, और क्रिस बेनवा का केस तो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो WWE वैसे भी इन चीजों में तो कभी भी नहीं पड़ना चाहेगी। अब इतनी सब कुछ ट्रेजेडी होने के बाद सबके मन में यही सवाल आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ है और क्या रीजन था इस चीज के पीछे। अब जैसे कि मैंने बताया, क्रिस बेनवा का जो रेसलिंग स्टाइल था वो बहुत ही हार्डकोर स्टाइल था, बहुत ज्यादा ब्रेन डैमेज उन्होंने अपने ऊपर लिया है, और डॉक्टर्स का ये कहना था, जो बाद में उनकी ऑटोप्सी वगैरह हुई थी, उससे ये पता लगा कि क्रिस बेनवा का जो दिमाग था ना, वो एक 88 साल के अल्जाइमर वाले बूढ़े पेशेंट की तरह था। और यहाँ
तक कि जो उनका दिल का साइज था वो नॉर्मल बंदे से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। ये बताया गया कि अगर क्रिस बेनवा ऐसे नहीं मरते ना तो 10 महीने बाद उनकी वैसे भी डेथ हो जाती। अब इसी टाइम पर इस केस के अंदर फॉर्मर WWE रेसलर और न्यूरो साइंटिस्ट क्रिस नोविंस्की की एंट्री होती है। क्रिस नोविंस्की को लगता था कि क्रिस बेनवा को CTE नाम की बीमारी थी, क्योंकि क्रिस नोविंस्की का ये कहना था कि उन्होंने क्रिस बेनवा के रेसलिंग स्टाइल को देखा था कि जिस तरीके से वो अपने सर के बल बम्प्स लिया करते थे, सर पे चेयर शॉट्स लेते थे, ऐसा कोई भी नहीं करता था। और क्योंकि इसी सेम बीमारी के कारण अपने अर्ली करियर के अंदर ही क्रिस नोविंस्की को रिटायरमेंट लेनी पड़ गई थी, तो उन्हें लग रहा था कि क्रिस बेनवा के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम होगी। Damage in your brain that even after you stop getting hit in the head will continue to spread and changes who you are and how you behave and what you become. अब शुरुआत में तो उनकी बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं करा, बट जैसे उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करा WWE को भी लगा कि ये चीज उनकी भी मदद कर सकती है। विंस मैकमैन की नेटफ्लिक्स वाली डॉक्यूमेंट्री के अंदर क्रिस नोविंस्की ने बताया था कि कैसे WWE फिर उन्हें कॉल करती है और उन्हें कहती है कि कैसे उन्हें इस केस के अंदर भी हेल्प मिल जाएगी अगर वो WWE के साथ आकर इस चीज के बारे में बता सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। अब इस एक चीज ने भाई WWE को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर दिया था। इसके कारण WWE ने अपनी सारी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस कर दिए थे। WWE ने वो सारी मूव्स बैन कर दी थी जो कि हेड पे डैमेज देती हैं। यहां तक कि WWE ने अपनी वेलनेस पॉलिसी को स्ट्रिक्ट तरीके से लेना चालू कर दिया था। WWE उन सभी रेसलर्स को सस्पेंड कर देती है जो कि इस पॉलिसी को वायलेट करते हैं, जो भी स्टेरॉइड अब्यूज या किसी भी तरीके का ड्रग अब्यूज करते हैं। और अगर WWE किसी भी रेसलर को 3 बार सस्पेंड कर देती है तो फिर उसके बाद WWE उसे परमानेंटली अपनी कंपनी से फायर कर देती है। अब इसके अलावा जो क्रिस बेनवा के बेटे हैं जो कि आज भी जिंदा, वो है डेविड बेनवा, जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ से थे। उनका आज भी ये कहना है कि उनके फादर को हॉल ऑफ फेम में डालना चाहिए। ये सब कुछ उनकी कंडीशन के कारण हुआ था। वो अपने फादर को बहुत ही कमाल का रेसलर मानते हैं, बट उनके साथ भी भाई एक प्रॉब्लम यही है कि उनके फादर के कारण ही वो कभी रेसलर नहीं बन पाए। उनका ड्रीम है एक प्रो रेसलर बनने का, बट क्योंकि जो उनका लास्ट नेम है ये है बेनवा और यही कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देता है, जिसके कारण उनको कोई भी रेसलिंग प्रमोशन साइन नहीं करना चाहती है, उनका नाम भी अपने साथ जोड़ना नहीं चाहती है। अब लोगों के भाई इस चीज से रिलेटेड अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं। कई लोगों को आज भी भरोसा नहीं होता है। कई तो ऐसा कहते हैं कि ये सब कुछ एक मर्डर था या क्रिस बेनवा ने ऐसा सब कुछ नहीं करा, उनका भी मर्डर करा गया है, या क्रिस बेनवा ने, मतलब बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड जोड़ी जाती है, बट सच्चाई आज तक किसी को भी नहीं पता कि क्या थी। विंस मैकमैन की नेटफ्लिक्स वाली डॉक्यूमेंट्री के अंदर विंस मैकमैन ने इस केस से रिलेटेड ये कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, कोई भी प्रॉपर नहीं होता है, और क्रिस बेनवा पागल हो गया था। Well, I don't believe in luck. I believe in hard work. Step into that ring, the only person that you can rely on is yourself. Is going to stop the best technical wrestler. There is no one hungrier than me. अब आपका इस ट्रेजेडी से रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड क्या कहना है, आप लोग भी मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। बट ये चीज भाई बहुत ही ज्यादा डार्क चीज है। I mean, जब मैंने जैसे कि बताया इस वीडियो की शुरुआत में, जब मैं इस चीज के बारे में अच्छे से रिसर्च करके देख रहा था कि इस केस के अंदर ऐसा क्या क्या हुआ था, डिटेल्स में जब मैं गया इस चीज के, तो मेरा भी यार बिल्कुल दिमाग ऐसे शॉक हो गया था कि एक्चुअली में एक ऐसा बंदा जिसको WWE भी ऐसे रिप्रेजेंट करती थी, इतना बढ़िया बंदा वो दिखता था, वो हकीकत में एक ऐसा इंसान था। और ऐसी ऐसी चीजें इस केस के अंदर रिवील हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया क्रिस बेनवा ने कहा कि एडी गुerrero से वो डेली बातें करते हैं। तो ये चीजें इतनी शॉकिंग है, सुनकर भी दिमाग ऐसे खराब हो जाता है कि ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। और क्रिस बेनवा के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनका आज भी यही सेम ओपिनियन है कि उनको इस चीज पे भरोसा ही नहीं होता कि एक बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। तो आप लोग मुझे इस वीडियो से रिलेटेड अपने थॉट्स जरूर बताना, कमेंट में मुझे जरूर बताना, और वीडियो कैसे लगी है ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना, और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।